कभी सोचा है कि एक जैसी जानकारी होते हुए भी कुछ लोग शेयर बाजार में कामयाब क्यों हो जाते हैं और कुछ नहीं? असल में इसका जवाब चार्ट्स या नंबर्स में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में छिपा है। आज हम इसी साइकोलॉजी को समझने वाले हैं। वित्तीय डर के पीछे की वजह क्या है और सबसे जरूरी, इसे हिम्मत में कैसे बदला जाए। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये बात कितनी सही है ना? बात बाजार को हराने की है ही नहीं, बात तो खुद के इमोशंस पर काबू पाने की है। सोचिए, जब भी बाजार में बड़ी गिरावट आती है, ज्यादातर पैसा उस गिरावट की वजह से नहीं डूबता। वो डूबता है उस घबराहट की वजह से, जिसमें लोग सब कुछ बेचकर बाहर निकल जाते हैं। तो निवेश असल में आईक्यू से ज्यादा इमोशनल डिसिप्लिन का खेल है। तो किसी भी स्ट्रैटेजी को बनाने से पहले सबसे बड़े दुश्मन का सामना करना जरूरी है। और वो दुश्मन बाजार की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वो है डर। डर की एक ऐसी दीवार जो कई लोगों को इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रखने से ही रोक देती है। और ये डर कहीं आसमान से तो टपकता नहीं, है ना? जब हम बाजार को देखते हैं तो ये किसी अनप्रिडिक्टेबल यानी कि एक अनजाने जानवर जैसा लगता है। हर तरफ हेर-फेर की कहानियां सुनाई देती हैं। ये बहुत रिस्की लगता है। और कभी-कभी तो ये सवाल भी मन में उठता है कि क्या ये सब सही भी है? ये सारी भावनाएं असली हैं और यही वित्तीय डर की नींव बनाती हैं। इन भावनाओं के पीछे एक बड़ा साइंटिफिक कारण भी है। इसे कहते हैं लॉस अवर्जन, मतलब नुकसान से बचने की हमारी आदत। इसे ऐसे समझिए, अगर सड़क पे 100 रुपए मिले तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर अपनी जेब से 100 रुपए खो जाएं तो उसका दर्द कहीं ज्यादा होता है, लगभग दोगुना। हमारा दिमाग प्रॉफिट से प्यार करने से कहीं ज्यादा लॉस से नफरत करने के लिए बना है। और ये जो दिमाग का रिएक्शन है ना, ये बहुत पुराना है। जब बाजार गिरता है तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो खतरे को भांपता है, हमारा कह सकते हैं सर्वाइवल मोड, वो एक्टिव हो जाता है। वो चिल्लाता है खतरा, और हमारी लॉजिकल सोच को शट डाउन कर देता है। बस इसी लड़ो या भागो वाले मोड में सबसे खराब वित्तीय फैसले लिए जाते हैं। तो अगर हमारी दिमागी बनावट ही हमारे खिलाफ काम कर रही है, तो इसका मुकाबला कैसे किया जाए? वेल, यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। इसका इलाज है ज्ञान। डर से ध्यान हटाकर हम उसके सबसे शक्तिशाली इलाज पर फोकस करते हैं। यहाँ मैसेज बिल्कुल साफ है। डर से भागने पर वो और भी बड़ा हो जाता है। इसे पानी के डर की तरह सोचिए। किनारे पर खड़े होकर सोचते रहने से तो डर बढ़ेगा ही, है ना? लेकिन जैसे ही आप तैरना सीखते हैं, उसकी तकनीक समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो डर अपने आप कम हो जाता है। इन्वेस्टिंग में भी बिल्कुल यही होता है। और ये हिम्मत कोई अंधी छलांग लगाने से नहीं आती। ये एक सोची समझी प्रक्रिया है। ये शुरू होता है किसी एक कंपनी को, सिर्फ उसके शेयर प्राइस से नहीं, बल्कि असल में उसके बिजनेस को समझने से। वो क्या करती है, उसके मैनेजर कौन है, उसकी असली कीमत क्या होनी चाहिए। हर एक कदम अनजाने के डर को जानी पहचानी हिम्मत में बदल देता है। चलिए, अब एक बहुत ही मजबूत मेंटल मॉडल की बात करते हैं। ये सोचने का एक ऐसा तरीका है जो रिस्क को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। जब भी कोई निवेश के बारे में सोचता है तो शुरुआत यहीं से होती है। एक सीधा सा सवाल, पैसे कैसे बढ़ाए जा सकते हैं? लेकिन यहाँ एक दिलचस्प ट्विस्ट है। क्या हो अगर सवाल को ही पलट दिया जाए? ये पूछने के बजाय कि कैसे जीतें, ये पूछा जाए वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे पैसे डूब सकते हैं। ये एक छोटा सा बदलाव एक उम्मीद भरे इंसान को एक चतुर रिस्क मैनेजर बना देता है। जैसे ही ये सवाल पूछा जाता है, असली खतरे एकदम साफ हो जाते हैं। अब ये एक बड़ा डरावना बाजार नहीं है, बल्कि ये कुछ गिनी चुनी गलतियां हैं। ऐसे बिजनेस में पैसा लगाना जिसे समझते नहीं, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकाना या भावनाओं में बहकर फैसले लेना। अचानक डर एक ऐसी चेकलिस्ट में बदल जाता है जिससे बचा जा सकता है। अगला आइडिया निवेश की दुनिया के सबसे जरूरी सबकों में से एक है। ये एक ऐसी समझ है जो स्मार्ट निवेशकों को बाकी लोगों से अलग करती है। ये है बाजार के शोर और असली खतरे के बीच का फर्क समझना। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, वॉलेटिलिटी यानी बाजार का ऊपर नीचे होना रिस्क नहीं है। समझिए, वॉलेटिलिटी एक रोलर कोस्टर की तरह है। डरावनी लग सकती है, पर वो आपको सेव वापस लाने के लिए ही बनी है। असली रिस्क है एक टूटता हुआ पुर, यानी आपके पैसे का परमानेंट लॉस। एक तैयार निवेशक के लिए ये रोलर कोस्टर कोई खतरा नहीं, बल्कि कम कीमत पर खरीदने का एक मौका है। तो फिर इस इमोशनल रोलर कोस्टर से खुद को कैसे बचाएं? इसके लिए एक फ्रेमवर्क काम आता है।
ये एक तरह की चेकलिस्ट है जो आपको जमीन से जोड़े रखती है। खुद से पूछें, नंबर 1, क्या मैं इस बिजनेस को वाकई समझता हूँ? 2, क्या इसके पास कोई ऐसा फायदा है जो लंबे समय तक टिकेगा? 3, क्या मुझे इसे चलाने वाले लोगों पर भरोसा है? और सबसे जरूरी 4, क्या मैं इसे इसकी असली कीमत से कम दाम पर खरीद रहा हूँ? इन नियमों पर टिके रहने से घबराहट में फैसले लेने से बचा जा सकता है। और अब हम आते हैं इस सफर के सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरे बदलाव पर। एक ऐसा बदलाव जहां पूरी पहचान ही बदल जाती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। आभार, यानी जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना। ये हमारी सोच को मुझे अभी और जल्दी चाहिए वाली मानसिकता से बदलकर मैं भविष्य के लिए धैर्य से कुछ बना रहा हूं में बदल देता है। इससे कुछ खो देने का डर कम होता है और वो लॉन्ग टर्म नजरिया पैदा होता है जो सफल निवेश के लिए सबसे जरूरी है। आखिरकार ये पूरा सफर इसे गहरे बदलाव की तरफ ले जाता है। अब आप सिर्फ एक पैसिव उपभोक्ता नहीं हैं जो सिर्फ चीजें खरीदता है। इसके बजाय आप एक सक्रिय मालिक बन जाते हैं, एक पूंजी निवेशक जिसकी उन कंपनियों में हिस्सेदारी है जो दुनिया को चला रही हैं। तो इस पूरी बातचीत से क्या सबक मिलता है? पहला, भावनाओं पर काबू पाना ही पहली सीढ़ी है। दूसरा, ज्ञान डर को खत्म कर देता है। तीसरा, हमेशा ये सोचें कि पैसा कैसे डूब सकता है, ये आपको बचाएगा। चौथा, बाजार का उतार चढ़ाव दुश्मन नहीं है, मौका है। और आखिरी, खुद को एक मालिक की तरह देखना ही असली जीत है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर बाजार का ऊपर नीचे होना असली खतरा नहीं है, तो वो कौन सी अंदरूनी कहानी है जो लोग खुद को सुनाते हैं, जो उन्हें वित्तीय आत्मविश्वास हासिल करने से रोक रही है? क्योंकि असली लड़ाई अक्सर कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं होती, वो हमारे अंदर ही होती है। क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या फिर आपको रातों को जगाए रखता है? अक्सर इन्वेस्टिंग की दुनिया थोड़ी तनाव और अनिश्चितता से भरी होती है। तो आज हम इसी तनाव को एक मकसद में बदलने का तरीका समझने वाले हैं। इसी मकसद की तलाश में हम आज निकले हैं। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही ईमानदार सवाल पूछना जरूरी है, क्या हमारा पैसा बिना किसी दिशा के बस यूं ही लगा हुआ है? ये जो एहसास है कि हम कहीं पहुंचने के लिए इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, पर हमें मंजिल का ही पता नहीं, यही अक्सर चिंता की सबसे बड़ी जड़ होती है। देखिए, अमीर बनने की इच्छा रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी मंजिल है जिसका कोई नक्शा नहीं होता। ये सिर्फ एक एहसास है, कोई प्लान नहीं। पर जब हम इसी इच्छा को एक ठोस लक्ष्य में बदलते हैं कि भाई किसी खास काम के लिए हमें कितने पैसों की जरूरत है, तब हम सिर्फ अंदाजे लगाने की जगह एक पक्की रणनीति पर चलने लगते हैं। तो बिना कंपास के इन्वेस्ट करने पर असल में होता क्या है? ये जो अस्पष्टता है, ये डर को कैसे जन्म देती है? चलिए जरा इसमें और गहरे उतरते हैं। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, समझिए। सट्टा लगाने वाला, मतलब जो स्पेक्युलेट करता है, वो हमेशा शॉर्ट टर्म मुनाफे पर ध्यान देता है। बाजार की हर हलचल पर उसकी नजर होती है। जबकि एक रणनीतिक इन्वेस्टर लंबी अवधि में वैल्यू बनाने पर फोकस करता है। बस ये एक छोटा सा फर्क ही असल में सब कुछ बदल देता है। तो सवाल ये है कि ये क्लैरिटी, ये साफ रास्ता मिलेगा कैसे? इसकी शुरुआत होती है दो बहुत ही सरल लेकिन गहरे सवालों से। पहला, कितना काफी है? और दूसरा, मेरा पैसा आखिर किस चीज का प्रतीक है? ये किन मूल्यों का समर्थन करता है? चलिए पहले सवाल को सुलझाते हैं। कितना काफी है? ये सिर्फ एक नंबर पता लगाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये अपनी आज़ादी को एक परिभाषा देने के बारे में है, उसे एक ठोस असली आकार देने के बारे में। इस संख्या को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो रकम है जिसकी ज़रूरत है ताकि आपका पैसा ही आपके लिए इतना पैसा कमा सके कि आपको शायद फिर कभी काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये जो पैसिव इनकम है, मतलब बिना एक्टिवली काम किए होने वाली आमदनी, वो आपके सारे खर्चों को संभाल लेती है। और इस नंबर तक पहुंचना, यकीन मानिए, उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। पहला स्टेप, अपने सालाना खर्चों का ईमानदारी से हिसाब लगाइए। दूसरा, उसे एक रियलिस्टिक या सेफ रिटर्न रेट से डिवाइड कर दीजिए, मतलब आपकी निवेश पर सालाना कितना मुनाफा मिलने की उम्मीद है। ये आपकी अपनी समझ और रिस्क लेने की क्षमता पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि सालाना खर्च 12 लाख रुपए है। अगर हम 10% का रिटर्न मानकर चलें तो फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर होगा 1.2 करोड़ रुपए। देखा, अचानक आज़ादी एक सपना नहीं बल्कि एक ठोस, हासिल किया जा सकने वाला लक्ष्य बन जाती है।
ये ठीक वैसा ही है जैसे एक मंजिल तय करके सफर पर निकलना और बिना मंजिल के बस भटकते रहना। जब लक्ष्य साफ नहीं होता ना, तो बाजार के हर उतार चढ़ाव पर हम घबराकर इमोशनल फैसले ले लेते हैं। लेकिन जब मंजिल पता हो तो हम रास्ते के छोटे मोटे गड्ढों की परवाह किए बिना सब्र के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये एजेंसी हासिल करने के बारे में है। यानी अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना, अपने जीवन के विकल्प खुद चुनने की शक्ति होना, अपने समय का मालिक खुद होना। ये लग्जरी नहीं, ये असली आज़ादी है। हम सब, चाहे हमें एहसास हो या ना हो, इसी सफ़र पर हैं। हम कमाते हैं, फिर बचाते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद आता है कंपाउंडिंग का जादू, जहां पैसा अपने आप और पैसा बनाता है। लेकिन आखिरी मंजिल सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं है, वो है ऑप्शनैलिटी, यानी अपनी मर्जी के रास्ते चुनने का विकल्प होना। अच्छा, तो जब हमें ये पता चल जाता है कि कितना काफी है, तब एक और गहरा सवाल सामने आता है। ये सब किसके लिए? ये वो जगह है जहां पैसा हमारे निजी उसूलों से मिलता है। अपने हर इन्वेस्टमेंट को एक वोट की तरह सोचिए। हर बार जब हम कहीं पैसा लगाते हैं, तो हम असल में उस कंपनी के मिशन को, उसके काम को अपना वोट दे रहे होते हैं। तो सोचना ये है कि क्या हम एक ऐसी कंपनी का समर्थन कर रहे हैं जो दुनिया में कुछ अच्छा कर रही है, या सिर्फ मुनाफा कमा रही है। हमारा लगाया हुआ हर एक रुपया असल में एक बयान होता है। ये कहता है, मुझे विश्वास है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। हम अनजाने में ही सही उस कंपनी के लीडरशिप, उसके काम करने के तरीके और उसके भविष्य में एक हिस्सेदार बन जाते हैं। तो जब हमारे इन्वेस्टमेंट हमारे उसूलों से मेल खाते हैं ना, तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल फैसला नहीं रह जाता, ये हमारी अपनी पहचान का एक हिस्सा बन जाता है। और इससे एक गजब की मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि हमारे पैसे और हमारे सिद्धांत दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे होते हैं। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? देखिए, जब कितना और किसके लिए ये दोनों सवाल मिल जाते हैं, तो ये हमें एक बहुत बड़े मानसिक बदलाव की ओर ले जाता है। हमेशा कमी महसूस करने के जाल से निकलकर पर्याप्तता की सोच तक। कमी का जाल जानते हैं कैसा है? ये एक ऐसे ट्रेडमिल जैसा है जो कभी नहीं रुकता, जिस पर हम हमेशा और ज्यादा के लिए भागते रहते हैं। वहीं पर्याप्तता की मानसिकता एक आरामदायक कुर्सी की तरह है, जहां बैठकर हम ये सुकून महसूस कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो काफी है। और जानते हैं, यही काफी है वाली सोच हमें लंबा गेम खेलने की ताकत देती है, क्योंकि दिन के अंत में एक साफ उद्देश्य ही सबसे अच्छी रणनीति होती है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होता है ना, वो तो हवा के हर झोंके के साथ अपनी दिशा बदलता है। लेकिन एक उद्देश्य वाला इन्वेस्टर, उसकी नजर हमेशा दूर मंजिल पर टिकी रहती है। उसे पता होता है कि असली दौलत कुछ महीनों में नहीं, बल्कि कई सालों में बनती है। ये सिर्फ धैर्य की बात नहीं है, ये नजरिए की बात है। जब किसी का टाइमलाइन 20 साल का हो, तो रोज-रोज की कीमतों का ऊपर नीचे होना सिर्फ एक शोर बनकर रह जाता है, जिसकी कोई अहमियत नहीं होती। तो चलिए फटाफट से रीकैप करते हैं कि आज हमने क्या-क्या सीखा। हमने सीखा कि अपनी आज़ादी को कैसे मापा जाए, अपने निवेश को अपनी पहचान के साथ कैसे जोड़ा जाए, और कैसे एक उद्देश्य को हमेशा परफॉर्मेंस से पहले रखा जाए। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमें डर से निकालकर स्पष्टता की ओर ले जाता है। और अंत में ये याद रखना बेहद ज़रूरी है कि पैसा असल मंजिल नहीं है, वो तो बस एक जरिया है। असली लक्ष्य है आज़ादी। और बस इसी एक सवाल के साथ मैं आज की बात खत्म करना चाहूँगा। आपकी अपनी आज़ादी कैसी दिखती है? इन्वेस्टिंग शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद सट्टेबाजी, जुआ, है ना? कि भाई स्टॉक की कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। लेकिन सोचिए, अगर इन्वेस्टिंग का एक ऐसा तरीका हो जो अंदाजे पर नहीं, बल्कि एक सोचे समझे सिस्टमैटिक प्लान पर चलें। आज हम इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, एक ऐसा सिस्टम जो किसी को भी सट्टेबाज से एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बना सकता है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही फंडामेंटल शिफ्ट को समझते हैं, सोच का शिफ्ट। देखिए, हमें एक स्टॉक ट्रेडर की तरह नहीं सोचना है जो हर दिन कीमतों के उतार चढ़ाव को देखता रहता है। नहीं, हमें सोचना है एक बिजनेस ओनर की तरह। ट्रेडर क्या पूछता है? क्या आज कीमत बढ़ेगी? लेकिन एक मालिक वो पूछता है, क्या ये बिजनेस अगले 10 सालों तक लगातार कैश कमाकर देगा? ये एक बहुत बड़ा माइंड ब्लोइंग शिफ्ट है। और सच पूछिए तो यही सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की नींव है। तो आज का हमारा सफर इन 4 हिस्सों में बटा होगा। पहले
हम बाजार के शोर शराबे से आगे देखेंगे, फिर समझेंगे कि एक ग्रेट बिजनेस आखिर होता क्या है, और फिर एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और आखिर में इन सब को मिलाकर एक क्लियर सिस्टमैटिक प्लेबुक तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन बाजार के शोर से परे, और इसका फाउंडेशन है हमारा पहला प्रिंसिपल। किसी भी बिजनेस में पैसा लगाने से पहले उसे अच्छी तरह से समझें। क्यों? क्योंकि जब समझ नहीं होती तभी सट्टेबाजी होती है। समझ ही सट्टेबाजी का कह सकते हैं एकमात्र इलाज है। और यहीं पर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का आइडिया आता है, यानी अपनी समझ का दायरा। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, तो जाहिर है उसे फार्मा कंपनीज का बिजनेस मॉडल ज्यादा आसानी से समझ आएगा, है ना, किसी तेल या गैस कंपनी के मुकाबले। बस यही है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। वो इंडस्ट्रीज जिन्हें कोई सच में गहराई से समझता है। अपने दायरे में रहकर इन्वेस्ट करना ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा फैसला लेने जैसा है। तो कैसे पता चले कि हम किसी बिजनेस को सच में समझते हैं? इसके लिए खुद से ये 3 सवाल पूछने चाहिए। पहला, कंपनी पैसा बनाती कैसे है? दूसरा, उसके कॉम्पिटिटर्स आसानी से उसकी नकल क्यों नहीं कर सकते? और तीसरा, वो आखिर प्रॉफिट कैसे जनरेट करती है? अगर इन सवालों के साफ साफ जवाब नहीं है, तो फिर ये इन्वेस्टिंग नहीं, ये तो बस सट्टेबाजी है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर और पता लगाते हैं कि एक बिजनेस को ग्रेट क्या बनाता है। यहाँ हम 2 प्रिंसिपल्स पर फोकस करेंगे, दूसरा और तीसरा। एक है मोट, यानी बिजनेस की वो सुरक्षा दीवार, और दूसरा है मैनेजमेंट, यानी उसकी लीडरशिप। तो ये इकोनॉमिक मोट आखिर है क्या? जरा सोचिए। एक किला है और उसके चारों तरफ एक बहुत गहरी खाई खुदी हुई है जो उसे दुश्मनों से बचाती है। बिजनेस की दुनिया में मोट बिल्कुल यही काम करता है। ये एक ऐसा परमानेंट कंपेटिटिव एडवांटेज है जो कॉम्पिटिटर्स को दूर रखता है और कंपनी के प्रॉफिट्स को बचाता है। सच कहूं तो यही किसी भी बिजनेस के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की चाबी है। और हाँ, ये मोट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कोका कोला की ब्रांड पावर या फिर फेसबुक का नेटवर्क इफेक्ट। जितने ज्यादा लोग उसे यूज करते हैं वो उतना ही वैल्यूएबल बनता जाता है। इसी तरह कुछ कंपनियों के पास पेटेंट्स होते हैं या कोई खास टेक्नोलॉजी होती है जिसकी नकल करना लगभग नामुमकिन होता है। ये सब मिलकर कंपनी को एक मजबूत, एक पावरफुल सुरक्षा कवच देते हैं। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है ना? पर सवाल ये है कि क्या हम इस मोट की ताकत को नाप सकते हैं? मतलब कोई तरीका है जिससे पता चले कि ये सुरक्षा कवच कितना मजबूत है? हाँ, बिल्कुल है। और इसका सबसे रिलायबल तरीका है रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, यानी ROIC को देखना। बहुत सिंपल है, इसे ऐसे समझिए। अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस में 100 रुपए लगाती है और उस पर हर साल 20 रुपए का प्रॉफिट कमाती है, तो उसका ROIC हुआ 20%। और अगर कोई कंपनी साल दर साल कंसिस्टेंटली हाई ROIC बनाई रखती है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि उसके पास एक टिकाऊ कंपेटिटिव एडवांटेज है। अब बात करते हैं तीसरे प्रिंसिपल की, मैनेजमेंट। देखिए, एक ग्रेट बिजनेस भी खराब लीडरशिप के हाथों बर्बाद हो सकता है। एक अच्छा मैनेजमेंट क्या करता है? वो कैपिटल को समझदारी से लगाता है, फालतू में बिजनेस फैलाने से बचता है, कर्ज को कंट्रोल में रखता है, और हाँ, शेयर होल्डर्स से ईमानदारी से बात करता है। असल में मैनेजमेंट की क्वालिटी ही ये तय करती है कि मोट और मजबूत होगा या फिर कमजोर पड़ जाएगा। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि एक ग्रेट बिजनेस को कैसे पहचानें, लेकिन एक ग्रेट बिजनेस हमेशा एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट हो, ये जरूरी नहीं है। और यहीं पर हमारा चौथा और आखिरी प्रिंसिपल आता है, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक बहुत ही क्लासिक कोट है जो इस पूरे आइडिया को समझाता है। प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। मतलब कीमत वो है जो हम चुकाते हैं और वैल्यू वो है जो हमें मिलती है। देखिए, बाजार की कीमत और बिजनेस की असली इंट्रिंसिक वैल्यू, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है, और एक स्मार्ट इन्वेस्टर इसी फर्क को पहचानता है। यहाँ देखिए, इसी को कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी या सुरक्षा का मार्जिन। मान लीजिए एक बिजनेस की असली कीमत है 1000 रुपए प्रति शेयर, लेकिन वो बाजार में मिल रहा है सिर्फ 600 रुपए में। तो ये जो 400 रुपए का फर्क है ना, यही वो सेफ्टी बफर है। यही हमें अपनी गलतियों से बचाता है और बाजार के अचानक गिरने पर भी कुशन देता है। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर। यहाँ हम इन चारों प्रिंसिपल्स को एक साथ जोड़ेंगे और एक पावरफुल प्रैक्टिकल सिस्टम बनाएंगे।
ये बनेगी हमारी अपनी सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग प्लेबुक। इस पूरे प्रोसेस को एक 4 स्टेप फिल्टर की तरह सोचिए। पहला फिल्टर है समझ का। ये उन बिजनेसेस को बाहर कर देता है जिन्हें हम समझते नहीं। दूसरा फिल्टर है मोद का, जो कमजोर कंपनियों को छांट देता है। तीसरा फिल्टर मैनेजमेंट, खराब लीडरशिप वाली कंपनियों को हटा देता है। और आखिरी फिल्टर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये पक्का करता है कि हम किसी अच्छी कंपनी के लिए भी जरूरत से ज्यादा कीमत ना चुका दें। ये चारों मिलकर एक बहुत ही पावरफुल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बनाते हैं। और जानते हैं, ये फ्रेमवर्क रिस्क की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। आमतौर पर लोग क्या समझते हैं रिस्क से? मार्केट का उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी। लेकिन असली इन्वेस्टमेंट रिस्क वो नहीं है। असली रिस्क है बिजनेस को ना समझना, उसमें मोट का ना होना, या फिर उसके लिए बहुत ज्यादा कीमत चुका देना। असली रिस्क तो ये जानना ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, ग्रेट इन्वेस्टिंग बाजार को प्रिडिक्ट करने का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सिस्टमैटिकली एक्सेप्शनल बिजनेसेस को पहचानने और उन्हें एक सेंसिबल कीमत पर खरीदने का प्रोसेस है। यह अंदाजे से हटकर एनालिसिस की तरफ एक कदम है। चलिए, इस पूरी चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने से पहले खुद से बस ये एक सवाल पूछिए, अगर कल शेयर बाजार 10 साल के लिए बंद हो जाए तो क्या इस बिजनेस का मालिक बने रहने में कोई दिक्कत होगी? अगर जवाब हाँ है, तो शायद एक मजबूत निवेश मिल गया है। तो चलिए आज एक ऐसी पावरफुल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को समझते हैं जो शायद इन्वेस्टिंग के बारे में सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। ये उस पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देती है जो हम सबने सुनी है, और हो सकता है ये थोड़ी हैरान करने वाली भी लगे। अच्छा, ये पूरी चर्चा एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो इन्वेस्टिंग की दुनिया की जड़ में है। क्या ज्यादा स्टॉक्स रखने का मतलब सच में कम जोखिम होता है, या फिर हम बस एक मिथक पर यकीन कर रहे हैं जो हमें असल में दौलत बनाने से रोक रहा है? देखिए, होता क्या है कि जरूरत से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि बहुत सारे स्टॉक्स में पैसा लगाना, एक जाल जैसा हो सकता है। हम सोचते हैं कि हम एक मजबूत किला बना रहे हैं, लेकिन असल में हम एक ऐसा घना जंगल बना रहे हैं जिसमें हम खुद ही खो जाएं। हमारे पोर्टफोलियो में इतनी सारी कंपनियां होती हैं कि हम किसी को भी ठीक से नहीं जानते, और असली खतरा वो यहीं छुपा होता है। तो सवाल ये उठता है कि इस जोखिम भरे जंगल से कैसे बचा जाए? जवाब 2 मुख्य सिद्धांतों में छिपा है। और पहला सिद्धांत इस बात को समझने से जुड़ा है कि किसी की सबसे बड़ी संपत्ति उसका ज्ञान है। यही रिस्क मैनेजमेंट का सबसे जरूरी औजार है। और इस विचार को हमसे बेहतर कोई और नहीं समझा सकता, सिवाय निवेश के दिग्गज चार्ली मंगर के, जो वॉरेन बफे के राइट हैंड मैन है। उनकी ये फिलॉसफी इस पूरी स्ट्रैटेजी की नींव है। और कमाल की बात यह है कि ये सुनने में जितनी सिंपल है, उतनी ही गहरी भी है। तो ये योग्यता का दायरा या सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है क्या चीज? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ पता हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि आप जो जानते हैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानें। बात गहराई की है, चौड़ाई की नहीं। तो इसे करते कैसे? बहुत सिंपल है। पहला कदम ये पहचानिए कि आप पहले से क्या समझते हैं। दूसरा, जिन सेक्टर्स की बहुत हवा है लेकिन आपको समझ नहीं आते, उनसे दूर रहें। और तीसरा, अपने दायरे को बढ़ाइए, जरूर बढ़ाइए, लेकिन बहुत धीरे धीरे और सावधानी से। ठीक है, तो एक बार जब योग्यता का दायरा पता चल गया, तो अगला कदम क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब जुड़ता कैसे है। बात सिर्फ ये जानने तक सीमित नहीं है कि क्या खरीदना है, बल्कि ये जानना भी है कि एक ऐसा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए जो बाजार की उथल-पुथल से डरे नहीं, बल्कि उसका फायदा उठाए। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, 3 तरह के पोर्टफोलियो होते हैं। पहला है नाजुक या फ्रेजाइल, जैसे कांच का फूलदान जो दबाव में टूट जाता है। दूसरा है मजबूत या रोबस्ट, जैसे कोई चट्टान जो दबाव झेल जाती है, बच जाती है। लेकिन तीसरा है एंटी फ्रेजाइल। ये एक मांसपेशी की तरह है जो तनाव से और भी ज्यादा मजबूत होती है, और लक्ष्य सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव से बचना नहीं है, बल्कि उस पर फलना फूलना है। तो कितने स्टॉक्स? जवाब है बस इतने। ये नंबर कॉन्सेंट्रेशन के मूल विचार को दिखाता है। मतलब अपनी पूंजी को बहुत सारी जगहों पर फैलाने के बजाय कुछ चुनिंदा हाई क्वालिटी बिजनेस पर फोकस करना। बहुत ज्यादा नहीं, बस कुछ बेहतरीन। सोच ये है कि अगर होमवर्क ठीक से किया गया है और इन बिजनेस को अंदर बाहर से समझते हैं, तो बहुत ज्यादा स्टॉक्स की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा पोर्टफोलियो बनाने के कुछ उसूल हैं, कुछ नियम हैं जो फोकस्ड होने के साथ साथ मजबूत भी हों। पहला, सिर्फ हाई क्वालिटी बिजनेस में पैसा लगाएं।
लेकिन दूसरा, ऐसे उद्योगों में विविधता लाएं जिनका आपस में कोई लेना देना ना हो। तीसरा, जिस बिजनेस पर जितना विश्वास हो उतना ही पैसा लगाएं। और सबसे जरूरी, हमेशा सेफ्टी मार्जिन के साथ खरीदें। हर नियम दूसरे को बैलेंस करता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। असली पावर तब पैदा होती है जब ये दोनों आइडिया, योग्यता और एकाग्रता, एक साथ मिलते हैं। जब कोई उस चीज पर ध्यान केंद्रित करता है जिसे वो जानता है और अपने दांव को भी केंद्रित करता है, तो कुछ कमाल का होता है। और ये रहा वो फॉर्मूला। ये इस पूरे आइडिया को एक सिंपल, यादगार सूत्र में दिखाता है। जब योग्यता और एकाग्रता को जोड़ा जाता है तो जोखिम नियंत्रित होता है और हाई रिटर्न की संभावना खुल जाती है। सच कहूं तो यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक तरीका है सांख्यिकीय जोखिम प्रबंधन, मतलब मैं 100 स्टॉक खरीद लेता हूं, उम्मीद है कुछ तो अच्छा करेंगे। और दूसरा तरीका है गहरी समझ से जोखिम को मैनेज करना, जहां कहा जाता है मैं 5 से 10 बिजनेस खरीदूंगा जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं और मैं उनके प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार रहूंगा। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ पैसों की नहीं है। इस अप्रोच के फायदे सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं, बल्कि मन की शांति के बारे में भी है। कौन ऐसा इन्वेस्टर नहीं बनना चाहेगा जो बाजार में गिरावट आने पर घबराए नहीं? सोचकर देखिए, जब फोकस उन चीजों पर होता है जिन्हें हम जानते हैं, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। जब हम अपनी योग्यता के दायरे में होते हैं तो बाजार के उतार चढ़ाव में भी शांति बनी रहती है। जब दांव केंद्रित होते हैं तो सही निर्णय लेने की प्रेरणा बढ़ जाती है। और जब एक ढांचा होता है तो भावनाओं में बहकर गलतियां करने की गुंजाइश कम हो जाती है। तो आखिर में सारी बात का निचोड़ क्या है? ये 5 काम करने लायक सिद्धांत हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है। अपनी योग्यता का दायरा जानें और उसके अंदर रहें। हाई क्वालिटी बिजनेस पर फोकस करें, एक एंटी फ्रेजाइल पोर्टफोलियो बनाएं, पैसा अफवाहों पर नहीं अपने विश्वास पर लगाएं, और सबसे बढ़कर अनुशासन और धैर्य बनाए रखें। तो अब हम इसे एक सवाल पर खत्म करते हैं। ये एक न्योता है ये सोचने का कि इन आइडियाज को अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। ये वो सवाल है जो किसी की भी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकता है कि ऐसा कौन सा ज्ञान है जो आपके पास पहले से है, जो आपके दायरे को परिभाषित कर सकता है। असली काम यहीं से शुरू होता है। नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही आम लेकिन मुश्किल सवाल पर बात करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया होने के बाद भी हमेशा अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाता? मतलब पता तो कई लोगों को होता है कि क्या करना है, पर जब एक्शन लेने की बारी आती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो आज इसी गैप को समझने की कोशिश करते हैं। ये बात तो सबने सुनी होगी कि जानना ही काफी नहीं है, अमल करना होगा। और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ये बात 100% सच है। देखिए, एनालिसिस करना, रिसर्च करना, ये सब तो फिर भी ठीक है। असली चैलेंज तो तब आता है जब सही समय पर वो बाय या सेल का बटन दबाना होता है, और अक्सर हम वहीं पर चूक जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारी एनालिसिस सही है तो फिर हम फेल कहाँ हो जाते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही आम सी परेशानी में छुपा हुआ है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस गैप को कहते हैं एग्जीक्यूशन गैप। ये वो जगह है जहां एक बेहतरीन एनालिसिस इमोशंस के दबाव में आकर एक खराब फैसले में बदल जाती है। तो होता क्या है? एक सही एनालिसिस और असल मुनाफे के बीच ना अक्सर 3 इमोशंस दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। अधीरता, लालच और डर। डर के मारे हम थोड़ा सा नुकसान होते ही बेच देते हैं, और लालच के चक्कर में तब तक बैठे रहते हैं जब तक सारा प्रॉफिट हाथ से निकल नहीं जाता। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? देखिए, शुरुआत होती है खरीदने के एक डिसिप्लिन्ड तरीके से। ये एक ऐसी मजबूत नींव है जो इमोशंस के तूफान में भी हमें सीधे रास्ते पर रखती है। कोई भी खरीदारी करने से पहले ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, धैर्य, यानी सही कीमत का इंतजार करना। दूसरा, फोकस, यानी सिर्फ अपने सबसे अच्छे आइडियाज पर ही पैसा लगाना। और तीसरा, रैशनैलिटी, यानी मार्केट के शोर और हाइप को इग्नोर करना। ये एक बहुत ही सिंपल सी चेकलिस्ट है जो एक तर्कसंगत खरीदारी का फैसला लेने में मदद करती है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसे बार बार दोहराया जा सकता है, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये इमोशंस को फैसले से दूर रखती है। बिजनेस को समझिए, देखिए कि क्या उसके पास कोई लंबे समय तक चलने वाला कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिसे मोट भी कहते हैं।
मैनेजमेंट पर भरोसा कीजिए और सबसे ज़रूरी, हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ ही खरीदिए। खरीदना तो सिर्फ पहला कदम था, असली काम तो अब शुरू होता है। इन्वेस्टमेंट एक सफ़र की तरह है और हमें लगातार ये देखना होता है कि जिस रास्ते पर हम चले थे वो अभी भी सही है या नहीं। तो हमें किन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए? कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर, बाजार में उसकी पकड़ यानी मोट पर, मैनेजमेंट के फैसलों पर और इंडस्ट्री में हो रहे बदलावों पर। इन पर लगातार नज़र रखने से हम बड़े झटकों से बच सकते हैं। और अब बात करते हैं सबसे मुश्किल कला की, बेचने की कला। ये जानना कि कब बाहर निकलना है उतना ही ज़रूरी है जितना ये जानना कि कब एंट्री करनी है। ये टेबल बेचने के लिए कुछ साफ साफ कारण बताती हैं जो हमें इमोशनल फैसलों से दूर रखती है। जब भी इनमें से कोई भी सिग्नल दिखे तो ये तर्क से सोचने का समय है, इमोशन से नहीं। यहाँ देखिए, दो रास्ते हैं। एक तरफ है इमोशनल रिएक्शंस का जाल, जहां लोग पैनिक में बेचते हैं, लालच में फंसे रहते हैं और आखिर में नुकसान उठाते हैं। और दूसरी तरफ है एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच का सीधा रास्ता, जो लगातार अच्छे रिजल्ट्स की तरफ ले जाता है। एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर अपनी बनाई हुई प्रोसेस को फॉलो करता है, मार्केट के शोर को नहीं। और आखिर में इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक इन्वेस्टर की मानसिकता बनती है। ये कोई मंजिल नहीं, बल्कि लगातार सीखने और सुधारने का एक साइकिल है। इन्वेस्टमेंट कोई सीधी सड़क नहीं है, बल्कि एक साइकिल है। प्रोसेस के साथ खरीदिए, अपनी थीसिस को मॉनिटर कीजिए, डिसिप्लिन के साथ बेचिए और फिर सोचिए कि क्या बेहतर किया जा सकता था। हर फैसला, चाहे वो सही हो या गलत, हमें अपनी प्रोसेस को और बेहतर बनाने का मौका देता है। और अंत में यही सबसे बड़ा सबक है, सिर्फ जानना ही काफ़ी नहीं है। एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस ही उस नॉलेज को असली रिजल्ट्स में बदल सकती है। तो खुद से बस ये एक सवाल पूछिए, क्या मेरी प्रोसेस मेरे इमोशन से ज़्यादा मजबूत है? ज़रा ईमानदारी से अपनी इन्वेस्टिंग की आदतों के बारे में सोचिए। बेहतर रिजल्ट्स की तरफ यही पहला कदम है।